हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का इस साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज में, जहां हम लोग रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के जो साइंस के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग यहां पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन सीरीज उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और जेई के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर से। ठीक, तो पिछले दिनों हम लोग केमिस्ट्री से शुरुआत किए थे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो था हमारा मैटर से संबंधित, उसको हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज उसी का एक टॉपिक है धातु, अधातु और उपधातु, जो कि हम लोग आज यहाँ पे उससे संबंधित जो भी अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका, पूछा है कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं और अर्धधातुएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है इसका पूछा है कि विद्युत धनात्मक होती हैं। तो आप जानते हैं कि जो भी धातुएं होती हैं, ठीक है, खासकर जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लिथियम हो गया, ये जो भी होते हैं आयंस के जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने के बाद इन पे धन आवेश आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम पे 3 या 5 होते हैं, 5 प्लस। ठीक है, आयरन पे 3 प्लस हो जाते हैं। ठीक, साथ ही साथ कॉपर पे 2 प्लस। तो कहने का मतलब कि जो भी धातुएं होती हैं वो धनायन बनाती हैं, यानी विद्युत अपघटन के बाद उनपे क्या आता है, धन आवेश आ जाता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ए हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि नीचे दिए गए 4 विकल्प, 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। तो वो जो भिन्न है उसको यहाँ पे छांटना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। ए है जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी पोटेशियम और डी है गैलियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, चाहे गैलियम है, ये जो होते हैं वो सब मेटलॉइड होते हैं, सॉरी सेमी कंडक्टर एलिमेंट होते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, ये सब सेमी कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोटेशियम जो होता है वो एक आपका मतलब कहने का मतलब मेटल होता है, और ये जो होते हैं ये सब मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, उपधातु जिसको बोलते हैं, सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम जो है वो इन तीनों में, चारों में डिफरेंट है। ठीक, इसमें विशेष प्रकार की चमक भी पाया जाता है। जैसे आप देखते हैं माचिस की तिल्ली का जो रेड वाला आगे वाला जो पोर्शन सबसे पहले बर्न होता है, यानी रगड़ने पे, वो क्या होता है, पोटेशियम आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। जैसे जो जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, अगर अपना इलेक्ट्रॉन उनके या फिर इलेक्ट्रॉन जब भी उनसे बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो वो किस पाथ को फॉलो करते हैं, यानी किस रास्ते पे वो चलते हैं। तो ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे हमारा सीधी रेखा दिया है, यानी एक लाइन में चलते हैं, वर्गाकार मतलब कि कुछ इस तरह के रास्ते पे चलते हैं, वृत्ताकार मतलब कि कुछ इस तरह से चलते हैं, या फिर वक्र माने कि किसी भी तरह के इस तरह के रास्ते में इधर उधर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं ना, वो एक किसी निश्चित पाथ को फॉलो नहीं करते, वो किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर मूव करते हैं, लेकिन धातु के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो वक्र हो जाएगा, यानी वक्राकार पथ पे। सही है, ठीक, याद रखिएगा इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका आरआरबी जेई, ठीक है, रेलवे जेई 2019 और ग्रुप डी में दोनों में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाने की क्षमता को क्या कहते हैं। यानी जितने भी मेटल्स होते हैं उनको पीट कर, ठीक ना, अगर ऐसा कुछ मेटल है तो उनको पीट के इस चादर के रूप में ऐसे फैला दिया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये गुण जो है धातु में किस गुण के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है यहाँ पे तननशीलता, सुरीला, चालकता या फिर आघातवर्धनीयता। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा दिया है कि किसके कारण होता है। ठीक है, तो तननशीलता के कारण यहाँ पे देखेंगे, पहले तो इलिमिनेट कर लेते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता। तो सुरीला जैसा कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे धातु में नहीं होता। सुरीला मतलब क्या, सुंदर दिखने से क्या मतलब होगा। चालकता के कारण तो करंट का फ्लो होता है, धारा प्रवाह होता है। तन्यता मतलब कि वायर के रूप में, आप लंबी वायर के रूप में आप इसको खींच सकते हैं। ठीक, और 4th दिया है यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आघातवर्धनीयता। तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो आघातवर्धनीयता ही है, जिसको भी मैलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं।
नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत बोला गया है। धातु के बारे में क्यों गलत बोल रही है ये सब। अच्छा चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। ग्रुप बी का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा तो ऐसा है जैसे कितना बड़ा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन होता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दिया है कि कौन सा गलत है। धातु में वे तन्य और आघातवर्धनीय होते हैं, तो अभी पीछे देखेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, तो बिल्कुल ये सुचालक होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, बिल्कुल। जैसे आयरन मान लीजिए, तो इनका गलनांक जो 1539 डिग्री सेल्सियस तो आयरन का होता है, उतने पूरी तरह से गल जाता है, ठीक है। और जबकि क्वथनांक अगर देखेंगे मतलब उबलेगा कब, तो लगभग 3000 से ऊपर के टेम्परेचर पे, आपका 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे जाके गले, मतलब उबलेगा। और बोला है कि चौथा की ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। पहला ही क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, ये विद्युत धनात्मक होते हैं, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है, ठीक है, डैश होती हैं। तो धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती हैं, मतलब अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में विद्यमान होती हैं, मुक्त रूप में विद्यमान होती है, गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में विद्यमान होती हैं, या फिर कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में विद्यमान होती हैं। तो धातु अपनी वास्तविक स्थिति में जब होता है तो वो किसके साथ, वास्तविक मतलब रॉ फॉर्म में, रॉ मटेरियल जिसको बोला जाता है, जिससे अयस्क एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उनके साथ बहुत सारे ऐसे मतलब कि डस्ट, डर्ट और भी कई तरह के, जैसे अगर एल्यूमिनियम है तो उसका अयस्क आपका बॉक्साइड होता है, तो उसके साथ और भी कई तरह के जैसे कि वैनेडियम, ये सब के आयरन के पार्टिकल भी साथ में होते हैं, यानी कि गैर धातु के साथ, यानी अन्य धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में होता है, ठीक है। यानी उसमें कई सारे धातु के और भी भाग विद्यमान होते हैं, ठीक। चलिए सॉरी यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा मुक्त रूप में होगा, यानी कि आपका धातु जो होते हैं वो अपनी वास्तविक स्थिति में जब होती हैं तो वो मुक्त अवस्था में होती हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हो गया 7th नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 7th नंबर क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 7th नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से क्या धातुओं का भौतिक गुण नहीं है। भौतिक मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस, नहीं डायरेक्ट देखकर या फिर ऐसे इन गुणों को हम बता सकते हैं, भौतिक गुण बोलते हैं, ठीक है। यह है कि केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक। दूसरा दिया है आघातवर्धनीय न होना और तन्यता नहीं होता है, और तीसरा दिया है कि, तो ये तो गलत बात है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी गलत बात है। निम्न गलनांक उतना बिल्कुल गलत बात है। तो ये सब जो है ये भौतिक गुण नहीं है इनमें, ये सब भौतिक गुण धातुओं के होते हैं, ठीक ना। जो भौतिक गुण धातु का नहीं होता है वो केवल ठोस अवस्था में, बोला है यहाँ पे कि ठोस अवस्था में होता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। कारण इसका कि मैक्सिमम आप धातु का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है सॉलिड लो, ऐसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, यही सब आता होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा Hg होता है, पारा जिसको बोलते हैं, ठीक है, पारा, ये हमारा एक धातु है, लेकिन ये कमरे के तापमान पर लिक्विड यानी द्रव अवस्था में होता है। कमरे का तापमान कहने का मतलब कि 30-40 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक। तो यहाँ पे बोला है कि केवल ठोस अवस्था में होता है, तो नहीं, Hg ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में भी होता है और वो धातु भी है, ठीक ना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि गलत पूछा था ना कि गुण नहीं है, तो ये ए वाला गुण ऐसा नहीं है कि केवल ठोस अवस्था में रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8th नंबर निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है, ठीक ना। ठोस, द्रव और गैस जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो कौन है, धातु। तो धातु देखिए, ठीक है, धातु ठोस में पाया जाता है और द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। अभी देखें गैस अवस्था में धातु नहीं होता है, ठीक। अब देखिए निष्क्रिय तत्व, तो निष्क्रिय तत्व तो आपके जैसे हीलियम, आर्गन, ये सब, सॉरी हाँ, ये सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसको लिक्विफाई भी किया जा सकता है हाई प्रेशर पे, ठीक है। उपधातु जैसे हो गया आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ये सब ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन जो बचा है सी, अधातु, यही आपका सही आंसर है। बोला क्या है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में, तो अधातु बिल्कुल सोडियम कह रहे हैं कि हाँ, ये अधातु जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जा सकते हैं, ठीक है। और ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि आपका कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन, ठीक है। जैसे वहां पे पारा जो है धातु था और द्रव अवस्था में पाया जाता था, उसी तरह ब्रोमीन अधातु है और यहाँ पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है कि
धातुओं में के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत पूछा है, ठीक है। तो बोला है ऑप्शन में ए है आपका, सभी धातुएं कम चमकती हैं और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं बी, देखते हैं सभी धातु पारे को छोड़कर तरल अवस्था और मुलायम में, मतलब तरल अवस्था में और मुलायम होती हैं। तो ये बिल्कुल गलत यहाँ पे बोल दिया है। केवल पारा ही ऐसा है जो तरल होता है, बाकी सब ठोस अवस्था में होती हैं। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं, लगभग सही बात है पारे को छोड़ के। सभी धातु आघातवर्धनीय और नमनीय होते हैं, मतलब इनमें फैलने का गुण और खिंचाने का गुण पाया जाता है, तो यह भी सही बात है। अब कह रहा है कि सभी धातुएं चमकती हैं, कम चमकती हैं और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। पॉलिश करने की बात जहां तक है वो तो ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन कम चमकती हैं ये बिल्कुल गलत बात है। धातुओं का पहला गुण ही होता है पहचानने का कि इनमें एक विशेष चमक पाया जाता है, ठीक है। जैसे लोहे को आप काटते हैं हेक्सा से तो देखते हैं छोटे छोटे बुरादे या फिर उनके सरफेस पे जो है इधर चमक आ जाता है, ठीक है। कापर भी चमकता है, एल्यूमिनियम भी एक विशेष चमक होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये ऑप्शन ही आपका सही है, जो कि गलत पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सा गलत है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये ही सही उत्तर होगा, ठीक। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य लचीली है, ठीक ना। सबसे ज्यादा लचीला मतलब जिसको बेंड किया जा सकता है, वायर में खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन दिया है एजी, मतलब सिल्वर, ठीक ना। सिल्वर समझते हैं, सिल्वर को एजी से दिखाते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक या सोडियम। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, यानी कि बहुत लंबे तार जिसके बनाए जा सकते हैं, कम ही मतलब 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम से ही उसके बहुत लंबे तार बनाए जा सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपका सिल्वर हो जाता है, यानी चांदी, ठीक है। चलिए, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन एलपी 2018 में पूछा गया है और इस बार भी पूछने की भरपूर संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर आपका दिया है क्वेश्चन कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? कठोर भी और मजबूत भी, ठीक ना, लोहे को। तो लोहे का, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है जिंक, जस्ता, कापर, तांबा, सोडियम, ठीक, और यहाँ पे कार्बन। तो यहाँ पे जिंक जो होता है वो लोहे पे ऊपर जंग रोधी का काम करता है, जैसे गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनीकरण, जिंक की कोटिंग की जाती है। कापर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी एक तन्यता को बढ़ा देगा। सोडियम आपका लोहे के साथ, तो इसका कोई ऐसा वो है नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कार्बन आया, जो कार्बन ही आपका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि कार्बन को ऐड करने से लोहे में मजबूती आती है। जैसे स्टील आप देखते होंगे, तो स्टील क्या है, लोहे में कार्बन की मात्रा मौजूद होता है, इससे स्टील बहुत हार्ड होता है, अनस्क्रैचेबल होता है, उस पर लाइनिंग स्क्रैच करना बहुत हार्ड होता है। जैसे आपके घर में जितने भी अटेंसिल हैं, जो थाली वगैरह, इन सब पे देखेंगे मार्क करना काफी कठिन होता है और घिसता भी नहीं है। सालों सालों तक थाली चलते है, 20-20 25-25 साल तक पुरानी थाली होती है, जिनमें अभी भी वही मजबूती, हार्डनेस, चमक होता है, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि देश में सबसे नमनीय तन्यशील धातु है। तो यहाँ पे दिया है फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन इस बार कुछ और। यहाँ पे दिया है पीएच, एजी, एयू और सी, सबका मतलब जानते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन में से पीएच दिया है, जो कि ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। सी दिया है कार्बन, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड, एयू में कंफ्यूजन रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर ये सिल्वर और गोल्ड एक साथ आपको देगा तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका गोल्ड होगा, मतलब कि एयू। कारण कि सोना जो है वो चांदी से और भी ज्यादा तन्य होता है, ठीक ना। यानी चांदी के ऊपर भी क्या है, सोना है, और बिल्कुल ही सोना बिल्कुल चांदी के ऊपर है, वेट के हिसाब से भी और यूज के हिसाब से, और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेलिएबल, ठीक ना, डैश डैश के गुण को दर्शाता है, यानी मेलिएबिलिटी, यानी मेलिएबिलिटी के अभी हम इसके बारे में डिस्कस किए थे कि क्या होता है। तो मेलिएबिलिटी माने कि धातु को चादर के रूप में ऐसे पीट के फैलाना, तो वो गुण दर्शाता है। कौन दर्शाता है? इनमें से गैर धातुएं, ठीक ना, जो धातु नहीं है, मतलब अधातुएं। गैर धातु का मतलब अधातु हो गया यहाँ पे, या फिर धातुएं या गैस, या फिर गैर धातु के यौगिक माने अधातुओं के यौगिक, ठीक ना, जैसे O2 SO2 ये सब। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गैस को पीटोगे कैसे भाई? गैर धातुएं मतलब अधातुएं हुई, आपके जो जितनी गैसेस हैं वो सब अधातु हैं, तो उनको पीटना तो संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाता है वहां पे आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी धातुओं में फैलने का गुण पाया जाता है, ठीक। लोड लगाने पे वो फैल जाते हैं, ठीक है, और आप देखे भी होंगे, ठीक। 14th नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि एक धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिससे उसकी सतह चमकदार होती है, यानी धातुओं में चमकने का गुण पाया जाता है। तो आघातवर्धनीयता, तो अभी देख लिए कि ये तो फैलने का गुण होता है। कठोरता,
ये तो मजबूती एक तरह से हार्डनेस होता है जो कि अनस्क्रैचेबल यानी उसमें दाग नहीं लगाया जा सकता है, वो गुण दिखाता है। यहाँ पे तन्यता और धात्विक चमक दिया है, तो चमकदार बोला है, तो इसमें सोचने की क्या बात है। तो ऑब्वियस है कि आंसर आपका डी होगा, धात्विक चमक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगला रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती हैं, क्यों कोमल और आघातवर्धनीय होती हैं। क्वेश्चन ये इतना बड़ा है, पूछा गया है ग्रुप बी में। मतलब जैसे जैसे आपका पोस्ट का लेवल घटता है लेकिन क्वेश्चन का लेवल उतना ही ज्यादा हाई होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो दिया गया आघातवर्धनीय और कोमल होती हैं क्योंकि धातु घनिष्ठ समूह बनाते हैं, माने कि कंपैक्ट होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा घनिष्ठ होते हैं, इसके कारण फैलेगा। दूसरा दिया धातु में चमक होती है, तो चमक का फैलने से क्या, धातु तो सभी चमक होती है लेकिन सब क्या फैलती हैं नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। धातु की परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं, हो सकता है। बी दिया धातु ध्वनि उत्पन्न करती हैं, अपने आप थोड़ी ध्वनि उत्पन्न करेगा जब तक छेड़ोगे नहीं किसी को, मतलब धातु को, तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। और क्या है, घनिष्ठ समूह, अगर बहुत ज्यादा हार्ड या टफ रहेगा तो वो फैलेगा कैसे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी दिया है कि धातुओं के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पे स्लिप कर जाती हैं जिससे वो फैलता है, तो यही बिल्कुल आपका सही आंसर है, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। 16 क्या दिया, ये केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री में ही धातु, अधातु और उपधातु का जो टॉपिक है। ठीक है, तो ये 16 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण, ठीक है, उन्हें चपटा किया जा सकता है। फिर से वही बात, जिसे आघातवर्धनीयता भी कहते हैं, इनमें से कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा ऐसा धातु का जो चादर है वो आघातवर्धनीय नहीं होगा, मतलब आघातवर्धनीयता के कारण उसको नहीं फैला गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि स्वर्ण पत्र मैंने सोना को बिल्कुल फैलाया जाता है, चांदी को भी बिल्कुल आघातवर्धनीय है। ये भी इंडियन पन्नी, इंडियन धातु होता है उसका जो फॉइल, चांदी का परत आप जानते ही होंगे जो कि मिठाइयों के ऊपर लगाया जाता है, चमकता हुआ सतह। ठीक है, यहाँ पे दिया इंडियन फॉइल, तो ये भी बिल्कुल इसका भी इंडियन फॉइल। और एक दिया है आपका लिथियम फॉइल, तो लिथियम का फॉइल तो बिल्कुल होता है लेकिन इंडियन का ऐसा कोई फॉइल नहीं बनता है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, क्या होते हैं भाई, बेसिक मतलब क्षारीय होते हैं, या फिर कम प्रतिक्रियाशील उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, माने कम रिएक्टिव होते हैं, और उभयधर्मी होते हैं, मतलब कि आपका है कि अम्लीय और क्षारीयता दोनों का गुण दिखाते हैं, या फिर उदासीन होते हैं या फिर अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि उदासीन होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। तो यहाँ पे जो धातुओं का ऑक्साइड होता है, जैसे आप मान लीजिए कि आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 से दिखाते हैं जिसको Fe2O3, तो यहाँ पे आपका जो Fe2O3 है वो ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो इसका नेचर होगा, गुण होगा, ये क्षारीय का गुण होता है, क्षारीयता का गुण होता है। ठीक है, तो धातु के जितने भी ऑक्साइड बनते हैं वो सब क्षारीय बनाते हैं, लेकिन जो अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं जैसे SO2 हो गया, ठीक है, N2O हो गया, NO2 हो गया, ये सब जितने भी होते हैं ये सब क्षारीय गुण होते हैं, लेकिन धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सब ये सब जितने होते हैं ये सब अम्लीय होते हैं। ठीक है, लेकिन जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय हो जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। ठीक, 17 कंप्लीट। आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है फिर से। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, वह धातु का नाम बताइए जो कि कक्षीय मतलब कमरे के तापमान पे लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर भी मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका 2 बार ग्रुप बी में और 20 और 22 तारीख को 2018 में पूछा गया है। तो ये आपका बिल्कुल कौन सा होगा, फिर आप लोग बताइए। पारा भी लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन ये क्या है, ये एक धातु है। ठीक है, धातु है। कैल्शियम तो चूना तो ये लिक्विड अवस्था में होता नहीं है, सल्फर तो गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अधातु है लेकिन ये गैस होता है। ठीक है, या फिर सल्फर तो सॉलिड होता है। ठीक है, गैस नहीं सॉलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर भी हो जाएगा, वो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्या है कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। सौर पैनल में जितने भी सोलर प्लेट होते हैं, ठीक है, सोलर प्लेट जो भी होते हैं, ठीक, वो क्या होता है, उनमें कौन सी धातु लगाई जाती है। ठीक है, सोलर प्लेट में ऊपर देखते होंगे सोलर प्लेट में से खांचा होता है। ठीक है,
खांचा ऐसे ऐसे होता है, कई पार्ट में बने होते हैं ऐसे। तो ये इसमें कौन सा धातु का ये बना होता है ऊपर भाग, ठीक है। तो ऊपरी भाग जो होता है वो गोल्ड का, तो इतना महंगा गोल्ड कौन लगाएगा भाई सिल्वर भी नहीं, सिलिकॉन और कॉपर यहाँ पे दिया है। तो कॉपर का तो नहीं होता है, क्योंकि कॉपर तो बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वो सिलिकॉन। और बिल्कुल सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, और अर्धचालकों का ही इस समय दुनिया पूरा चल रहा है अर्धचालक पे, जैसे मोबाइल की बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, ये तो और इसके अंदर जो भी, ये तो अर्धचालक नहीं है, लिथियम आयन बैटरी है, इसके अंदर जो भी पीसी मदरबोर्ड ये सब जो भी लगे होते हैं सेमीकंडक्टर के होते हैं, यानी जितने भी कंप्यूटर ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आज क्या है, सेमीकंडक्टर के बने हुए हैं, ठीक। तो सौर पैनल जो होता है वो बिल्कुल आपका सिलिकॉन का बना होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, 10वां क्या है, सॉरी यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है ना, 10 दिया है, 20 कर लीजिएगा इसको, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कि धातु के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, बोला है उभयधर्मी अवस्था में, अम्लीय अवस्था में, क्षारीय, और दिया है कि क्षारीय तथा अम्लीय दोनों। तो किस अवस्था में आपके धातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड, सॉरी अधातुओं के ऑक्साइड। तो अधातुओं के ऑक्साइड बिल्कुल अभी डिस्कस किया जा चुका है कि अधातुओं के जितने भी SO2 हो गया, M2O हो गया, ठीक है, ये सब CO2 हो गया, ये सब किस अवस्था में होते हैं, बिल्कुल अम्लीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। इन सब का स्वाद क्या होगा, अम्लीय। हालांकि स्वाद से इन सबको टेस्ट थोड़े करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो अम्लीय अवस्था होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 के बाद यहाँ पे 20, हाँ। तो यहाँ पे जो हमारे धातु और अधातु धातु से संबंधित जो सेक्शन था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आगे आता है मिश्रण को उनको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इतना जो हमारे 20 क्वेश्चन हम लोग कवर किए वो आपके धातु अधातु और धातु से संबंधित अभी तक जितने भी 2018, 19, 16 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे के डिफरेंट एग्जाम में, जैसे रेलवे का लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, यहाँ पे ग्रुप बी हो गया या फिर जेई हो गया, इन सब में जो भी यही 4 मेजर एग्जाम होते हैं, इनमें जो भी साइंस से संबंधित जो केमिस्ट्री का जो धातु या धातु चैप्टर है उससे जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया था वो सब इसमें लगभग कवर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद अब आता है अगला सेक्शन आपका, अभी चैप्टर नंबर 1 में ही चल रहे हैं, जो कि अगला सेक्शन है आपका मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां। जैसे मिश्रण में कई सारे आपके चीनी, पानी, चीनी, नमक, पानी, ये सब कई तरह से मिश्रण घोल वगैरह बनाते हैं, तो उनको अलग करने की प्रमुख जो विधि है उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, यानी ऊर्ध्वपातन एक विधि होता है, जानते हैं कि आपका क्या होता है ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधे गैस अवस्था में, ठीक है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इनमें से कौन ऐसा पदार्थ दिया है या फिर यह भी दिया है जो कि ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन है आपका ए अमोनियम क्लोरेट यानी NaCl, NH4Cl, ठीक है, NH4 क्लोरेट दिया है, NH4Cl3 ऐसा हो सकता है क्लोरेट का। अमोनियम सल्फेट, ठीक, ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अमोनियम का रिएक्शन होने बनेगा अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते होंगे, आप एक नाम सुनेंगे नौसादर, ठीक ना, नौसादर का नाम जरूर आप लोग सुनेंगे। तो नौसादर जो होता है जिसको भी क्या बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक ना, नौसादर को NH4Cl, ठीक ना। तो नौसादर जो होता है वो क्या होता है ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी डायरेक्ट आपका ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आप क्वेश्चन क्या है, कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट लिए हैं इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो ऊर्ध्वपातन इसमें अभी नहीं पूछा है, अगले ने पूछा था कौन सा है, तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन सा होगा और नहीं होगा वही छाटना है आपको। तो अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल है, तो ऑप्शन में ये तो नहीं के हिसाब से गलत हो जाएगा। बर्फ, नेप्थलीन और कपूर दिया है, ठीक है, बर्फ, नेप्थलीन, कपूर और अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बर्फ आप जानते होंगे, बर्फ को सीधे गैस में बदल नहीं सकते हैं, पहले उसको द्रव यानी कि पानी बनना पड़ेगा, ठीक है, पानी बनेगा तब जाके आपका भाप बनेगा, ठीक। तो यहाँ से डायरेक्ट जम करके यहाँ ऐसा कोई विधि है ही नहीं पानी के साथ, ठीक है, लेकिन एक क्या बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे होता है ऐसा, वो
यहाँ पे डिस्कस लायक नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि पहले बर्फ का पानी बनेगा तब जाके भाप बनेगा। बाकी जो भी ऐसे 3 ऑप्शन दिए हैं, जैसे नेफ्थलीन की गोली होती है, जो कि जैसे अलमारी वगैरह में कपड़ा वगैरह नया खरीदते होंगे तो उसमें दिया जाता है, जिससे गंध भी आता है, शायद टॉफी की तरह सफेद दिखता है, ठीक है, बेसिन वगैरह में भी रखते हैं बाथरूम में। तो ये क्या होता है कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। अमोनियम क्लोराइड अभी देख लिए थे। कपूर भी क्या है आपका, जलाते हैं तो सीधे क्या होता है, गैस में बदल जाता है। ये क्या द्रव में पहले पानी बनता है तब जलता है? तो बिल्कुल नहीं, यानी कपूर भी ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पे बाकी एक के अलावा बाकी सभी ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं, लेकिन ये जो है आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 क्या दिया है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल से अलग करेगी? पंकिल से अलग करेगी। तो पंकिल मतलब कि होता है जो अदर पदार्थ, जो जैसे मान लीजिए कि क्या बोल सकते हैं, हाँ, जैसे कि उसमें आपका कई सारे पदार्थ पानी में मिले, जैसे आपका नमक हो गया, ठीक, मिट्टी, ये सब जितने भी पार्टिकल और भी आपस में मिले हुए हैं, पानी के साथ घुले रहते हैं, जैसे समुद्र का पानी समझ लीजिए। तो उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? सीधा सीधा ऐसे आप समझ लीजिए। तो पंकिल जो पानी के अलावा और पदार्थ है, तो यहाँ पे कीप मतलब फनल दिया है। तो कीप यानी कि जिससे कि आप किसी चीज में बोतल वगैरह में पानी भरते हैं बॉटल में, तो उससे अलग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्रिस्टलाइजेशन, इस ये भी नहीं होगा। क्रिस्टलीकरण करके ये तो भौतिक मतलब कि क्या है कि अलग अलग करके एक तरह से क्रिस्टल फॉर्म, तो पानी क्रिस्टल में कैसे बनेगा जब तक बर्फ में बनेगा, ठीक। तो ये भी ऑप्शन है। निस्यंदन और एक भी है आसवन। तो बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो आसवन, और आसवन के द्वारा ही समुद्री जल को शुद्ध करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चौथा कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में, ठीक है। तो दिया है पराशरण, यहाँ पे दिया पराशरण, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन तीसरे का जो है ऑप्शन थोड़ा गलत हुआ है, ठीक है। इसको देख लेते हैं फिर से। निस्यंदन यहाँ पे सही आंसर दिया है आपका, निस्यंदन, ठीक है। तो निस्यंदन में एक प्रक्रिया होती है जिससे जल के पंकिल को अलग किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे दिया है कि जल शोधन में चौथा क्वेश्चन कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? पराशरण, विपरीत पराशरण, साइटोलाइसिस और टर्गर विधि, टर्गर दाब। तो यहाँ पे दिया है कि साइटोलाइसिस, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। साइटो जो होता है, साइटो शब्द बायोलॉजी में क्या होता है, ये कोशिका के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो साइटोलाइसिस ऐसा कोई मेथड नहीं होता है यहाँ पे। पराशरण और एक दिया है कि विपरीत पराशरण। तो पराशरण क्या होता है कि आप जब गर्म करते हैं जल को, तो ये क्या होता है, ऊपर जाता है, यानी भाप बनने का एक तरह से मेथड है पराशरण। विपरीत पराशरण, तो विपरीत पराशरण क्या होता है, यही भाप को आप दूसरे बर्तन में आप क्या करेंगे, पानी के रूप में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो विपरीत पराशरण है, ठीक। यहाँ पे बी को सही टिक करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा विधि है जिसको जल को शुद्ध बनाने में? तो यहाँ पे अभी फिर से वही क्वेश्चन का आंसर रिवर्स पराशरण माने विपरीत पराशरण। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि लवणीकरण यानी डिसॉलिनेशन माने डिसाल्टीकरण माने नमक को अलग करने का, पानी से नमक को अलग करने की विधि क्या है? तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए, पूछा है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, ठीक। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए, यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है। क्या आप डिसॉलिनेशन से पर्यावरण का सफाई करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन भी इस तरह के देते हैं, कभी कभी पढ़ के आपको हंसी आएगा कि ये कहाँ से बोल दिया, ठीक है। बी दिया है यह ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी को खनिज पदार्थ से अलग करते हैं, देखते हैं। अच्छा, यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है? कैफीन नहीं। यह सड़न क्षय की प्रक्रिया है? नहीं, सड़े और सड़ाना थोड़े है पानी को। ये क्या है, शुद्ध करने के लिए बोला है। तो शुद्ध करने के लिए क्या, यानी ये जो प्रक्रिया है एक तरह से नमकीन पानी को, खनिज पदार्थ नमकीन पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, डिसॉलिनेशन बोलते हैं। डिसॉल्ट से डी मतलब हो गया अलग करना, और सॉली मतलब यहाँ साल्ट से संबंधित है, साल्ट माने नमक से, ठीक है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या करते हैं, क्या कहा जाता है? जैसे H2O हो गया, तो इसमें आपका हाइड्रोजन आयन अलग करना है और यहाँ पे ऑक्सीजन का अलग करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को अलग करना है और ऑक्सीजन को आपको अलग करना है, ठीक। एक सेकंड, हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या बोला जाता है? तो विद्युत अपघटन दिया है, ये ऑप्शन विद्युत अपघटन, ऑस्मोसिस, ऑक्सीकरण, ओजोनीकरण, ठीक। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, ओजोनीकरण तो होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे केवल O3 होता है, ओजोन
लेयर बनता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को जोड़ने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाइड्रोजन को अलग करने की, तो ऑक्सीजन जोड़ने की बात ही नहीं, ऑस्मोसिस होगा नहीं। तो बिल्कुल जो सही ऑप्शन है यहाँ पे ए है, यानी कि विद्युत अपघटन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। 8th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, यानी कि ऊर्ध्वपातित नहीं होगा, यानी कि क्या है, ठोस से सीधे गैस में नहीं बदलेगा। अच्छा, तो फिर से सेम वही ऑप्शन जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था अभी, तो इनमें से कौन सा होगा। आप जानते हैं कपूर होता है, नेप्थलीन की गोली होती है, अमोनियम क्लोराइड होता है, जो नहीं होता है वो सोडियम सल्फेट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Na2SO4 आपका नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 8वां के बाद यहाँ पे 9वां क्वेश्चन आ जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, किसका किया जा सकता है। तो फिर से ऑप्शन वही है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित यानी ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को प्रयोग करेंगे। चलिए, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड NaCl से आपको NH4Cl को अलग करना है। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, को अलग करना है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे ट्रिक लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आसवन या डिस्टिलेशन। आसवन विधि ऐसा होता है कि एक फ्लास्क होता है, ठीक है, यहाँ से जाता है, यहाँ पे इसको हीट करते हैं और यहाँ पे फिर से यहाँ कंडेंस करके दूसरे बर्तन में आप क्या करते हैं, उसको रोक लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से नीचे से बर्नर द्वारा गर्म करते हैं, तो इसको आसवन विधि कहते हैं। ठीक, तो ये आपका आसवन बोला जाता है। दूसरा दिया ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण, निस्यंदन या फिल्टरेशन या छानकर। वहाँ निस्यंदन एक ऑप्शन दिया था, उसी को फिल्टरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में सही आंसर जो होगा वो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड आप जानते हैं कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, ठोस से सीधे गैस। लेकिन सोडियम क्लोराइड तो बदलता नहीं है, नमक डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस में तो बदलता नहीं है। वो पहले क्या बनता है, गर्म करेंगे या पानी के साथ संपर्क में आएगा तो पहले लिक्विड बनता है, नमक। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड एक ही जैसा सुनाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों के गुण अलग अलग है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीटों या फनलों द्वारा किया जा सकता है। यानी कौन से मिश्रण को कीट की सहायता से अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, एल्कोहल और पानी को, नमक और पानी को, तेल और पानी को, एल्कोहल और आयोडीन को। तो एल्कोहल और पानी आपस में मिलेंगे तो क्या उनको ऐसे अलग कर लोगे, नहीं, बिना गर्म किया तो अलग नहीं कर सकते हो। ठीक, नमक और पानी को, नमक पानी भी अच्छी तरह से घुल जाता है, उसको भी नहीं। आयोडीन और एल्कोहल को, आयोडीन को भी नमक को आप एल्कोहल में डाल दोगे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो तेल और पानी को है। ठीक है, तेल को अलग कर सकते हो, पानी वो ऐसे भी दिखता है कि तेल को अगर पानी को डालोगे तो ऊपर यानी कि ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, ऊपर ऊपर आपका तैरने लगता है, तो इसको अलग किया जा सकता है फनल द्वारा। ठीक, तो सही ऑप्शन आपका सी होगा। इधर थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा इस वाले सेक्शन में, जो अलग करने की विधि है धातुओं को, इन सब पदार्थों। ठीक है, तो 12th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि समुद्र में पानी के अलवणीकरण यानी डिसॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी में से एक है। बिल्कुल हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। ठीक, तो छान के तो अलग नहीं करते हैं, समुद्र का पानी उठाकर लाए और छान के पी गए, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक, वाष्पीकरण यानी कि भाप बना के अलग करते हैं, या आसवन या फिर संघनन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका बिल्कुल आसवन सही आंसर होगा, जिसमें संघनन भी आ जाता है, कंडेंस भी किया जाता है। कैसे आसवन होता है हम बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं आपको। आसवन ऐसे होता है कि एक फ्लास्क होता है, फ्लास्क मैंने एक तरह से मान लीजिए शीशे के बर्तन हो गए, ठीक ना, नीचे इसको भर के पानी इसमें, और यहाँ से बर्नर स्पिरिट लैंप या बर्नर से गर्म करते हैं। ये लंबा सुराही ऐसा टोटी होता है इसका। ठीक, यहाँ से एक पाइप जोड़ देते हैं और ये नीचे ऐसे ले आते हैं। ठीक ना, यहाँ पे जो भी प्रक्रिया होना रहता है पूरा होता है। गर्म होने के बाद यहाँ पे आपका सॉलिड वाला पार्ट जो नमक वाला है वो अलग हो जाता है, और बचा जो भाग होता है यहाँ पे पानी आ जाता है। ठीक ना, और यहाँ पे ठंडा सूखी बोरी लपेट देते हैं, जिससे कि वो कंडेंस हो जाता है, ठंडा होकर यहाँ पे डिब्बी टाइप का पानी गिरता रहेगा। ठीक है, तो यही शुद्ध करने का प्रक्रिया है। तो इतना आसान प्रक्रिया है समुद्र से पानी को, नमक को अलग करना। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुंह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाए।
है आपका क्वेश्चन, आपका दिया है ऑप्शन, आपका दिया है मापनी, ठीक है, मोह मतलब प्रेम, ठीक है, प्रेम मापनी से, प्रेम मापनी का प्रयोग किसी के यहाँ पे मोह का बिल्कुल मतलब नहीं है प्रेम, ठीक है, ठीक है। तो एक असिस्टेंट ड्राइवर, ठीक, आरआरबी चेन्नई बेंगलोर, ठीक है, यानी असिस्टेंट लोगो पायलट एलपी में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये भी चेन्नई और बेंगलोर परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो आपका कठोरता से संबंधित है, मोह मापनी के प्रयोग, इसको आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। पानी और चाक के मिश्रण को अलग करना है आपको, कैसे अलग करोगे आप? पानी और चाक के मिश्रण को आपको अलग करना है, अलग कैसे करेंगे, ठीक। तो पानी और चाक, ठीक है, सॉरी ऐसे कैसे हो गया, हाँ 40 नंबर क्वेश्चन था, पानी और चाक को अलग करना है। तो पानी और चाक को आसवन द्वारा अलग करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, आसवन तो अभी हम देख लिए थे कि आसवन से नमक और पानी को अलग किए थे, ठीक, नमक और पानी को आसवन से अलग किए थे। और सदन दिया है या फिर वाष्पन दिया है, निस्यंदन दिया है। निस्यंदन माने छान कर या फिर वाष्पित करके या फिर आसवन करके या अवसादन करके। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो अवसादन होगा। अवसादन माने कि जैसे आप अगर, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें आप पानी और चाक के मिश्रण को रख दिए, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि चाक का जो टुकड़ा होगा, मतलब उसके जो पार्टिकल होंगे, कण होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, तली में यहाँ पे बैठ जाएगा, और पानी वाला भाग जो है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अवसादन यानी छेपड़ जिसको बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका अवसादन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहीं तक हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। तो 2 सेक्शन आज कवर हुआ, जो कि पहला था धातु, अधातु, धातु, और दूसरा था डिफरेंट पदार्थ में इनको अलग अलग करने की विधि, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अगर ये क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि सही में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग इस पे बने रहिए एकदम डेली, और डेली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे कर ही रहे हैं। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी, मित्र को भी बताइए, अपने आसपास पड़ोसियों को भी बताइए, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनको कराया जा रहा है। और सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आपको बिल्कुल करके रखना है, ताकि आपको पता चल जाएगा ये वीडियो आ चुका है और देखना है। और एक चीज और कि डाउनलोड करके आप रखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, आपको बिल्कुल इसको खोलना है और डायरेक्ट तुरंत यूट्यूब पे देखना है, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, जहां से भी आपको मिले। डाउनलोड करके रखेंगे, सोचेंगे कि कुछ देर बाद देख लेंगे, तो कुछ देर बाद बहुत देर हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज है कि जो चीज तुरंत मिल रहा है उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, ग्रैब करना चाहिए, बिल्कुल। चलिए तो ठीक है, इतना ही करते हैं। बाकी आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। अब डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको और भी आपकी मजबूती होती है, एग्जाम के लिए आप और भी मजबूत होते जाते हैं। और साइंस जो कि एक रेलवे में साइंस का ही बड़ा वेटेज होता है और टिपिकल भी होता है क्वेश्चन अपने आप में, तो उसका प्रैक्टिस शुरू से ही करते रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा कुछ ना देखते हुए, आगे न करते हुए, बोलते हुए आप यहाँ से हम लोग विदा लेंगे और अगले दिन का इंतजार करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो के लिए। तो चलिए धन्यवाद आप लोगों का, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।